बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत ही एक वास्ट टॉपिक को कवर किया है जिसे जो है वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। सो ये एक अपने आप में बहुत ही एक सब्जेक्ट के तौर पर जाना जाता है। आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी मार्केटिंग हो रही है। जो ऐसे ऑनर्स हैं किसी बिज़नेस के, किसी जो है वो पैसा इन्वेस्ट करने के या इस तरह की कोई वेबसाइट जो बना रहे हैं या अपने जो है वो ई कॉमर्स के लिए कोई वेबसाइट्स बना रहे हैं, तो जो इस तरह के लोग हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने वाले, वो उनको जो है वो एक तरह से आप कहें ना ठग रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत आजकल बिजनेस चल रहा है, ये आप भी कर सकते हैं। आप इसको सीखें तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो होता क्या है, इसमें सिर्फ आपकी जो है वेबसाइट को रैंक करना होता है। वो जो है उसमें दो टाइप्स हमने पढ़ी है कि ब्लैक हैट और वाइट हैट। एक तो आप गूगल के थ्रू करवा लेते हैं, एक जो है आप इलीगल प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें अक्सर आप जो अनजान बंदा है वो अपनी वेबसाइट को ब्लॉक भी करवा लेता है गूगल से। सो वो हमने जो है वो डिटेल से पढ़ा है, उसकी सिर्फ हाउ नो आपको देनी थी, एक लेक्चर के तौर पर आपको वो बताया गया है। अगर आप इस पे आगे जाके काम करना चाहें, स्पेशलाइजेशन करना चाहें, आपको हाउ नो होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो आवर टुडेज टॉपिक इज सिमेंटिक वेब एंड वेब सर्विसेज। सिमेंटिक वेब क्लास आप लोगों ने शायद सुना हो, आजकल बहुत फेमस हो रही है, बल्कि कुछ जो है वेबसाइट्स में को बहुत माइनर लेवल पे, जिसे आप कहें ना 100 से 20% जो है वो अब काउंट होनी शुरू हो गई है। ये चीज़ ना उन्होंने इम्प्लीमेंट करनी शुरू कर दी है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी शुरू हो गई है। सो थोड़ा सा ये जो है वो मुश्किल प्रोसेस होता है आम वेब से, क्योंकि सिमेंटिक वेब जो है वो पूरी की पूरी आप कहें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली जाती है। जैसे कि अगर सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड अगर आपको इत्तेफाक हो कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने का, सो उसमें सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड होता है या जो एजेंट्स होते हैं। मतलब क्या, सुपरवाइज्ड जो हैं वो उनको जो है वो सुपरवाइज्ड किया जाता है। अनसुपरवाइज्ड क्या है, वो खुद से जो है डिसीजन जनरेट करते हैं, खुद से सीखते हैं, खुद से वो डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे चेस की गेम अगर कंप्यूटराइज, जैसे कंप्यूटर खेलता है और आप खेलते हैं, तो वो अपनी चालें खुद जनरेट करता है अकॉर्डिंग टू योर चाल। ठीक है, तो जैसे आप चलेंगे वैसे ही उसके मुताबिक वो अपनी चाल चलेगा। सो इट्स अ वेरी बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो इसी तरह ही सिमेंटिक वेब भी आजकल जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया उन्होंने। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि सिमेंटिक वेब को आप किस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आप लिखते हैं ना, आप देखें जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ गूगल पे अमेज़ॉन, ठीक है, तो अमेज़ॉन एक जंगल भी है और अमेज़ॉन वेबसाइट भी है। तो वो कैसे जानेगा कि आप जंगल के बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपको नॉलेज चाहिए वेबसाइट के बारे में। अभी तो मैं अमेज़ॉन लिखूंगा तो फ्रंट पे अमेज़ॉन ही आएगा, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि अमेज़ॉन जंगल जो अफ्रीका में है वो मुझे दिखाओ। ठीक है, तो वो फिर वो उसका रिजल्ट शो करवाते हैं। सो जो खुद से जो है वो जो डिफाइन हो जाए, जो खुद से समझना शुरू कर दे, जो खुद से सीख ले कि ये किसके बारे में बात करना चाह रहा है, ये किसके बारे में देखना चाह रहा है, तो वो उसको कहते हैं सिमेंटिक वेब। ये एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन आपको बताई, बहुत ही जो है ना माइनर लेवल की। तो लेट्स बिगिन अवर टुडेज टॉपिक। तो सबसे पहले क्या है कि व्हाट इज सिमेंटिक वेब। इट इज़ नाउन एज 3.0 वेब। पहले 1.0 आई, फिर 2.0 आई, अब 3.0 है। ठीक है, तो ये जो है वो 2.0 की आप कह ले इन्हांस्ड वर्जन है। ठीक है, वर्जन आते हैं ना 1.0, 1.2, 1.3, फिर 2.1, 2.3, इसी तरह जो है पहले 1.0 था, फिर 2.0, अब 3.0 है। ठीक है, तो इन सिमेंटिक वेब द इंफॉर्मेशन इज गिवन वेल डिफाइंड मीनिंग बेटर इनेबल कंप्यूटर एंड पीपल टू वर्क इन कोऑपरेशन। तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कुछ मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें और यूज़र इस इंफॉर्मेशन को ईजिली जो है वो फिल्टर आउट कर सके और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गेट कर सके। इसका सिर्फ ये काम है, इस तरह ये इम्प्लीमेंट होनी शुरू हुई है। फेसबुक पे आप देख लें, जैसे आप
को मैं आगे भी एग्जांपल देता हूँ। आप YouTube पे जिस तरह की वीडियोस देखना शुरू करेंगे आपकी रिकमेंडेशन में उसी तरह की वीडियो आएंगी और वो आपको वही रिजल्ट उठा उठा के देगा। मतलब आप मौलाना तारक जमील साहब की जो है वो ऑडियो या वीडियो सुनना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे अगले 2-3 दिन में वो मौलाना तारक जमील की रिकमेंडेशन आपको देगा और बाकायदा बताएगा कि गाबी कोई नई रिकमेंडेशन है तो ये भी बताएगा ये मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप ये भी देखें ये भी देखें। तो इस तरह जो है ये क्या कर रही है, इसके पीछे एल्गोरिदम है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हमारी जो थिंकिंग को पढ़ रहे हैं कि ये बंदा एक्चुअल में चाहता क्या है, किस तरह की सर्चिंग कर रहा है और इसको हमने कौन सा डाटा शो करवाना है। इस तरह डाटा जो मैनेज हो जाता है, इसी सब्जेक्ट को कहते हैं डाटा साइंस। डाटा साइंस अभी तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं पढ़ा रहा और ना ही ये पढ़ी जा रही है। अब यूरोप वाले भी ये पढ़ा भी रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। अगले 25-30 सालों में जिसने कोई बिजनेस करना है ना वो डाटा साइंस पे चला जाए, ठीक है। तो डाटा साइंस क्या है कि यही है डाटा को मैनेज करना, डाटा की साइंस को पढ़ना। तो इसी तरह ही वो डाटा को मैनेज करके दे रहे हैं कि ये मतलब मिस्टर अयूब को ये चाहिए, ठीक है, मिस्टर फयाज को ये चाहिए, अली को ये चाहिए, तो उनको वही चीज़ें दे रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं दे रहे, उसी तरह की रिकमेंडेशन उसी तरह के डाटा देना शुरू कर देते हैं। सो इसमें क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम कुछ मीनिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे अमेज़ॉन को मैं मीनिंग प्रोवाइड कर देता हूँ, आइदर इट इज़ अबाउट जंगल और आइदर इट इज़ अबाउट क्या है वेबसाइट। तो इसको मैं कुछ ना कुछ कीवर्ड इस तरह के रख देता हूँ कि मुझे जो है ना वो यूज़र को ढूंढना आसान हो जाए, यूज़र को अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक मिलना शुरू हो जाए। तो बहुत एडवांस है, अभी इस पे काम प्रॉपर नहीं हुआ, ना ही ये प्रॉपर इम्प्लीमेंट हुई है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाह रहा हूँ ताकि अच्छा कुछ जो है वो मीनिंग प्रोवाइड कर देते हैं इंफॉर्मेशन को, ताकि इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लें, ठीक है। और यूज़र उस इंफॉर्मेशन को इजीली जो है वो फिल्टर आउट करके रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को गैदर कर लें, सही है। तो यही बताना चाह रहा है, दिस सिमेंटिक वेब रिप्रेजेंट द नेक्स्ट मेजर एवोल्यूशन इन कनेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो अगला जो भी मेजर आ रहा है, एवोल्यूशन आ रही है, उसमें क्या है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करता है, गैदर करता है। इट इनेबल डाटा टू लिंक्ड फ्रॉम द सोर्स से लिंक करेगा टू एनी अदर सोर्स एंड टू बी अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। तो मशीन ही उसको खुद ही समझेगी और बताएगी आपको कि यू वांट टू दिस, ठीक है। सो दैट दे कैन परफॉर्म इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड टास्क ऑन आवर बिहाफ, ठीक है। तो आपके जो है वह बिहाफ पे वो सोफिस्टिकेटेड टास्क उस पर परफॉर्म करेगी कि माय यूज़र वांट टू दिस डाटा, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा इसका और भी इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। सिमेंटिक वेब को अगर आपने समझना हो ना तो पहले आपको सारी वेब का पता होना चाहिए, वेब 1.0 का, वेब 2.0 का, देन वेब 3.0। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि 1.0 क्या थी, मतलब सबसे पहले जो वेब थी ये एक वेब बनाई हुई है। यहाँ पे क्या होता था, कोई मतलब वेब का ऑनर जो था वो अपने कंटेंट लिख देता था, वो लिख देता था होम, वो लिख देता था एड्रेस, वो लिख देता था कॉन्टेक्ट अस, वो लिख देता था अबाउट अस, ठीक है। और इस तरह ही नीचे जो है वो क्या लिख देता था, अपने कंटेंट से अपना ब्लॉग लिख देता था। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने जो है वो एसए की वेबसाइट बनाई है, एसेज की, ठीक है, www.essays.com। तो मैंने उसमें क्या हुआ, ये कायदे आज़म का ऐसे, ये इलामा इकबाल का ऐसे, ये जो है माय फेवरेट पर्सनालिटी पे ऐसे, ये जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट पे ऐसे। तो इसी तरह क्या है एसेस पड़े हुए हैं मेरी वेबसाइट पे। अब 1.0 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल फर्स्ट वर्जन वेबसाइट का। तो इसे कहते थे रीड ओनली वेबसाइट। मतलब क्या, यू कांट शेयर द कंटेंट, यू कांट कमेंट इट, यू कांट शेयर दैट कंटेंट। आप इसे शेयर नहीं कर सकते, आप इस पे कमेंट नहीं कर सकते, आप इसमें रद्दो बदल नहीं कर सकते। यू कांट डू एनी चेंज इन दिस डाटा, ठीक है। सिर्फ आप रीड ओनली, इसीलिए इसे कहते थे कि सिर्फ आप इसे क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये वेब 1.0 थी। अब जब इन्हांसमेंट हुई तो क्या हुआ, वेब जो है वो क्या हुई 2.0 हुई। अब 2.0 में क्या, सेम ऐसे ही मैंने वेब बनाई, ठीक है, ss.com, उसमें ऐसे ही मैंने जो है अबाउट अस, एड्रेस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, और सारा कुछ रखा। और सेम उसी तरह ही मैंने क्या कर दी, कंटेंट दे दी। अब 2.0 में उन्होंने क्या इंक्रीमेंट किया कि आपने जो ब्लॉग, आपने जो कंटेंट लिखा हुआ है, नेक्स्ट पर्सन उसको शेयर कर सकता है, ही इज एबल टू शेयर दैट डाटा।
और दूसरा क्या कर सकता है, उसमें कमेंट कर सकता है, उसमें चेंजिंग कर सकता है, उसमें बता सकता है, अपनी राय दे सकता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं क्या, वेब 2.0। और उसके बाद अब जो आ रही है वो है वेब 3.0। तो यही कुछ मैंने इधर लिखा है, द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन बाय द वेब ओनर एंड डजंट प्रोवाइड द एमिनिटी टू शेयर एंड चेंज इट और कमेंट इट, इट इज आल्सो कॉल्ड रीड ओनली वेब। तो इसे क्या कहते हैं, सिर्फ रीड ओनली। 2.0 में क्या है कि वो ऑनर इस बात का उसे अलाउ करता है कि वो कमेंट करे ऑन इट, शेयर इट। ठीक है, तो वो इसे क्या कर सकता है, शेयर भी कर सकता है। सही है। इट इज आल्सो नोन एज रीड एंड राइट वेब। तो रीड एंड राइट वेब आ जाए तो आपको पता होना चाहिए 2.0 की बात हो रही है। नेक्स्ट एवोल्यूशन ऑफ वेब इन्वॉल्व द सिमेंटिक वेब। तो सिमेंटिक वेब का मैं बता चुका हूं आपको, द सिमेंटिक वेब इंप्रूव वेब टेक्नोलॉजी इन ऑर्डर टू जनरेट, शेयर एंड connect content through search and analysis based on the ability to understand of the meaning of word, जो अल्फाज के मतलब को समझ जाए कि मेरा यूज़र ये चाहता है। ठीक है, रादर देन ऑन कीवर्ड और नंबर। तो इन ऊपर वाले पे कीवर्ड और नंबर पे बात होती थी, मतलब मैंने कीवर्ड अपना जो है वो अपनी वेबसाइट में रखा हुआ है कि मैंड माई शूज़। ठीक है, कि मेरी शॉप पे जो है वो जूते मरम्मत किए जाते हैं, सिलाई किए जाते हैं, इस तरह उनकी मरम्मत की जाती है। तो अब जो भी बंदा है वो मैन माई शूज़ वाला कीवर्ड जो सर्च करेगा तो उसको वही मिलेगा। ठीक है, तो इस वेब 3.0 में क्या है कि एक्चुअल मीनिंग जो है कंटेंट का उस पे आ रहे हैं कि उसे सिर्फ और सिर्फ वही रिजल्ट मिले। अगर 50, 60, 2000, 3000 पेजेस भी मिले उसे, तो उन सब पे सिर्फ एक ही तरह को उसे स्पेसिफिक जो है वो मिले, मतलब रिजल्ट मिले। ठीक है, अब जैसे लोग गलत ब्लॉग डाल रहे हैं, लोग गलत इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं, जैसे मैं अब लिखता हूँ हाउ टू लूज माई फैट, तो नीचे हज़ारों कमेंट आने, हज़ारों तरीके आने शुरू हो जाएंगे। तो वो इस चीज़ से हट रहे हैं, वो कहते हैं सिर्फ स्पेसिफिक जो एथेंटिक डाटा है सिर्फ वही यूज़र को प्रोवाइड किया जाए, जिसके लिए वो सर्च कर रहा है, जिसके लिए वो कोशिश कर रहा है, जिसको वो देखना चाह रहा है। ठीक है, तो सिमेंटिक वेब ये होती है। इस पे थोड़ा बहुत जो काम हुआ है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो है 4 तरह के जो ये रिसोर्सेज आप कह लें यूज़ होते हैं, या 4 तरह की चीज़ें यूज़ होती हैं। सबसे पहली है XML, एंड यू वेरी वेल नोन अबाउट XML। के XML क्या होती है, जो डाटा को क्या करे, एक्सचेंज करती है। ठीक है, इज़ अ फास्टेस्ट वे टू एक्सचेंज योर डाटा, आपको पता है। ठीक है, ऑन बोथ साइड, either it will be on server side or it will be on client side, it's totally up to the data। ठीक है, तो डाटा जिस हिसाब से वो होगा उसी साइड से वो क्या करेगा, फास्टेस्ट एक्सचेंज होगी। तो इसको जो है हम बहुत ही थॉरली पूरा एक लेक्चर इस पे दे चुके हैं, तो इसको आप जो है वो खुद ही इसको आपको पता होना चाहिए कि इस कंपोनेंट की क्या जो है वो अफादियत है, एडवांटेजेस है। नेक्स्ट जो है RDF, ये आपके लिए बहुत ही जो है वो एक नई तरह का रिसोर्स है। इसे कहते हैं रिसोर्स डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क, RDF, जो कि सिर्फ सिमेंटिक वेब में यूज़ होता है। ठीक है, सो इसका काम क्या होता है कि इट रिस्पॉन्सिबल टू प्रेजेंट द मेटा डाटा। शायद आप लोगों को पता हो मेटा डाटा क्या होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेटा डाटा मीन डाटा अबाउट डाटा, कि डाटे के बारे में डाटा वही जानना चाह रहा है ना, कि एक्चुअल मीनिंग जो जानना चाह रहा है डाटे का। तो एक्चुअल मीनिंग जानने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डाटे के बारे में पता होना चाहिए कि डाटे के बारे में डाटा क्या है। तो डाटा अबाउट डाटा का मतलब यही है, अगर आपने एक फ्रंट पे हेडिंग दी है, या आप एक जो है हेडिंग अपने वेब पेज पे एक हेडिंग देते हैं, उसके नीचे आप एक सब हेडिंग देते हैं, उसके नीचे एक सब हेडिंग देते हैं, तो फर्स्ट वाली हेडिंग के नीचे जो हेडिंग आएगी वो उसका सब डाटा है, उसके नीचे जो हेडिंग आएगी वो उसका सब डाटा है। तो इसका मतलब है डाटा अबाउट डाटा। और बड़ी हेडिंग के नीचे हम उसके बाद नीचे छोटी छोटी हेडिंग्स देते हैं, हम बताते हैं कि ऊपर वाली हेडिंग की ये सब हेडिंग है और ऊपर वाली बात में ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डाटा अबाउट डाटा। सही है, तो इसके बारे में जो है वो आपको जो क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, या जो प्रेजेंट करता है डाटा। सो आपको समझ लें कि एक, जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग है, उसके बाद हेडिंग है। ठीक है, क्लियर है इस बात को। मीन इट प्रोवाइड फाउंडेशन ऑफ फॉर पब्लिशिंग एंड लिंकिंग डाटा। तो ये क्या करता है कि प्रोवाइड करता है, मतलब डाटा को लिंक करना
और डाटा को जो है वो फाउंडेशन और पब्लिकेशन फराहम करना। पब्लिकेशन का यही मतलब होता है कि एक्सप्लोर कर देना, शाया कर देना, सही है। तो जितना भी हम वेब में जो है वो डाटा को, वेब 3.0 में डाटा को पब्लिश कर रहे हैं या लिंक कर रहे हैं, सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन RDF, ठीक है। आल्सो एक्सप्रेस डाटा और ऑब्जेक्ट एंड देयर रिलेशनशिप, और इसका दूसरा काम क्या होता है कि ये डाटा के दरमियान और उनके दरमियान, दो डाटा के या दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान रिलेशनशिप को जो है ना वो बताता है। फॉर एग्जांपल, अब इस रिलेशनशिप को मैं आपको समझाऊं कि किस तरह। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि मैं टाइप करना चाह रहा हूं कि अली सेल्स बुक, ठीक है। मैं कहता हूं अली सेल्स बुक्स, ठीक है। अब ये देखिए, ये भी एक क्या है, बुक्स बी से प्रेजेंट कर देता हूं। अब देखिए ये भी क्या है, एक आप इसे कह सकते हैं कि सब्जेक्ट है। ये भी क्या है, एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, एक्शन है, ठीक है, सेल करना, बेचना। तो इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अगर हम रिलेशनशिप निकाल दे सेल्स का रिलेशनशिप निकाल दे तो क्या बच जाता है, अली और बुक्स, जो कि एक बहुत बड़ा कीवर्ड है। दुनिया में कितने ही अली हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट्स बनाई हैं, दुनिया में कितने ही अली के नाम से बिजनेसेस हैं, शॉप्स हैं, ठीक है, कारोबार चल रहे हैं, कितने ही मार्केट्स अली के नाम पे हैं। सो इट डजंट मीन कि हमें वही स्पेसिफिक मिले जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। अगर बुक्स जो है, बुक्स भी देखें, एक आम सा नाउन और आम सा जो सब्जेक्ट है, तो कितनी ही बुक्स, दुनिया में कितनी ही बुक्स आपको मिल जाएंगी। बट मैंने क्या किया है, जो RDF क्या करता है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको प्रेजेंट करता है, ठीक है। आल्सो एक्सप्रेस द डाटा या किसी ऑब्जेक्ट का एंड द रिलेशनशिप, डाटा और ऑब्जेक्ट को और उनके रिलेशनशिप को प्रेजेंट करता है वेब 3.0 में। देन ही आपको जो है वो पता चलना शुरू होता है कि मैं असल में यूज़र क्या चाह रहा है। सिमेंटिक वेब इसी पे काम कर रही है कि यूज़र एक्चुअल में चाह क्या रहा है। तो मैं उसे बताऊंगा मुझे सिर्फ वही रिजल्ट शो करवाओ अली सेल्स बुक में, वो चाहे दुनिया में 5000 अली हैं, वो चाहे दुनिया में 3000 अली हैं, 4000 अली हैं, जो अली बुक को सेल कर रहा है मुझे वो रिजल्ट शो करवाओ, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वही रिजल्ट अली सेल्स बुक, वही स्पेसिफिक रिजल्ट सिमेंटिक वेब में शो करवाएगा, और कोई फजूल रिजल्ट शो कर नहीं करवाएगा। चाहे 10,000 जो है वो लिंक आए, सिर्फ इसका स्पेसिफिक जो डाटा वही शो करवाएगा। गॉट इट। आगे जी, जो इसका थर्ड कंपोनेंट जो है, हम इसे कहते हैं स्पार्क्यूएल, ठीक है। RDF में एक और मैं आपको बात बताता चलूँ, इसकी एक्सप्लेनेशन शायद मैंने नीचे दी हुई है, एग्जैक्टली दी हुई है। सो ये वही मैंने जो है वो थियोरेटिकल लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट। सिर्फ आपको लोगों को क्लास सबसे, अब आप यूनिवर्सिटी लाइफ में आ चुके हैं, आप लोगों को रट्टे की ज़रूरत नहीं है, यू कैन राइट ऑन योर ओन, ठीक है। तो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। राइटिंग या इंग्लिश इज डजंट मैटर, ठीक है, टूटी फूटी जैसे भी हो, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो टीचर बहुत खुश होता है इस बात पे, और वो आपको 4x4 भी दे देता है, ठीक है। बट कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लिखा इंग्लिश में ज़रूरी नहीं कि उसके स्लाइड्स को आप रटा मारे और वही कॉपी करें, ज़रूरी नहीं है। जो आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है सिर्फ वही समझे। मैं भी देखिए, अब आपको मैं ये स्लाइड पढ़ा चुका हूँ, पर आप लोगों को अब जो थियोरेटिकली अब नज़र आई है, सही है। तो मैंने ये बता दिया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और RDF इज प्रेजेंट टू मैटर डाटा। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, बैक टू द टॉपिक। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, मैं बता चुका हूँ। सब्जेक्ट रिसोर्स को प्रेजेंट करता है, प्रेडिकेट प्रॉपर्टी को, कोई उसकी प्रॉपर्टी, कोई उसका एक्शन, कोई उसका रिलेशनशिप, ऑब्जेक्ट जो है वो वैल्यू। तो वैल्यू क्या है किसी चीज़ की, किसी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब रिसोर्स है, प्रेडिकेट का मतलब जो है वो प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट का मतलब वैल्यू है, ठीक है। तो दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप इन तीनों चीज़ों से बनता है। कोई ना कोई रिसोर्स होता है, कोई ना कोई उसकी प्रॉपर्टी होती है, और कोई ना कोई वैल्यू पे हमने जाना होता है, किसी न किसी वैल्यू पे, सही है। तो चेयर हैज़ अ ब्राउन कलर, तो मुझे पता चल जाता है चेयर और जो है वो कलर के दरमियान जो है रिलेशनशिप है, सही है। सो इस तरह जो है वो इन तीनों चीज़ों को जो प्रेजेंट कर, ये जो मेटा डाटा प्रेजेंट करता है सिर्फ RDF के थ्रू 3.0 को, वेब 3.0 को। नेक्स्ट देखते हैं हम स्पार्कल। अगर आप इधर जो है वो आप इसको इस तरह डिफाइन करें
जैसे क्यूरी लैंग्वेज, जैसे है ना डेटाबेस की क्यूरी लैंग्वेज माई एसक्यूएल, ठीक है, तो ये क्यूएल समझे वही है, सही है, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कुछ ना कुछ थोड़ी सी फीलिंग आपको इसमें आ रही होगी जो डेटाबेस की होती है ना, कि माई एसक्यूएल क्यूरी लैंग्वेज जिसे कहते हैं, तो स्पार्कल भी वही थोड़ी सी फीलिंग आती है। तो इसमें जो आप कह सकते हैं वेब 3.0 में जो हम यूज़ करते हैं डेटाबेस, ठीक है, लाइक जैसे एसक्यूएल जो है नॉर्मल डेटाबेस में जो क्यूरी देते हैं, गेट करते हैं इंफॉर्मेशन को, जो है वो पोस्ट करते हैं, जो गेट करते हैं, तो वही वाली जो आई एम सॉरी तो वही वाली जो है वो जिस तरह उधर वो डेटाबेस होती है एसक्यूएल की, सेम लाइक दैट ये आपकी क्या है वेब जो है 3.0 की, जो ये सिमेंटिक वेब की जो है वो डेटाबेस जो क्यूरी लैंग्वेज है उसको हम कहते हैं स्पार्कल। इसकी एब्रीवेशन जो है वो स्पार्कल प्रोटोकॉल एंड आरडीएफ क्यूरी लैंग्वेज है। स्पार्कल प्रोटोकॉल, पी से प्रोटोकॉल, ए से एंड, आर से आरडीएफ, क्यू से क्यूरी और एल से लैंग्वेज, ठीक है। तो इसकी डेटाबेस जो आरडीएफ के डाटा को प्रेजेंट करती है, जो आरडीएफ के डाटा को स्टोर करती है और गेट करती है, उसे स्पार्कल कहते हैं। ये डेफिनेशन है इसकी, ठीक है। ओडब्ल्यूएल ओंटोलॉजी जिसे कहते हैं हम, इट इज़ द मोस्ट थिन जो है वो सिग्निफिकेंट लेयर है, आप कह सकते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इधर से पढ़ाऊँ तो क्या कहते हैं, इट इज़ अ फाउंडेशन पिलर एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ सिमेंटिक वेब which is described as a shareable conceptualization of a specific domain of interest in medicine मशीन है, सॉरी ये मेडिसिन नहीं है, ये मशीन है, मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट, वो मिस जो है वो स्पेल हो गए। सो मतलब ऐसी ओंटोलॉजी बनाए। ओंटोलॉजी का क्या मतलब होता है कि ओंटोलॉजी कहते हैं, अब इसे उर्दू में शायद पता नहीं क्या कहते हैं, ओंटोलॉजी कहते हैं किसी मॉडल को प्रेजेंट करना, कोई मॉडल बनाना, ठीक है। मतलब ऐसी ओंटोलॉजी बनाएं जिसको मशीन अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, और वो सबसे बड़ी बात वो शेयरेबल भी हो। कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाएं, कुछ ऐसी ओंटोलॉजी बनाएं जिसको जो है वेब 3.0 में, जिसको जो है वो मशीन भी अंडरस्टैंड कर सके कि हाँ माई यूजर वांट टू दिस डाटा, ठीक है, तो मशीन उसे अंडरस्टैंड कर सकते और शेयरेबल भी हो, ठीक है। जिस तरह शेयरेबल से आप मुराद करें कि शेयरेबल वही डाटा होगा जो ऑथेंटिक होगा और जो क्या होगा एक्यूरेट होगा और जिसको लोग डिमांड करते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कुरान पाक की एक वेबसाइट बना दूं तो डेफिनेटली जो है हर मुसलमान उसको शेयर करेगा, हर मुसलमान उसको देखेगा, पढ़ेगा, तो वो क्या है एक ऑथेंटिक डाटा है और उसको वो मशीन के लिए भी अंडरस्टैंडेबल होगा और शेयरेबल भी होगा। एक एग्जांपल दी आपको, तो ये ओंटोलॉजी होता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें क्या होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं ताकि जो है वो वेब 3.0 को बनाया जा सके। आप फिर ऐसे कह सकते हैं कि तीनों चीज़ों को मिला के जो है वो हम क्या बनाते हैं वेब 3.0, सही है। तो ये क्लास क्या है सिमेंटिक वेब है। इस लेक्चर में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, सिमेंटिक वेब और वेब सर्विसेज। सो ये तो सिमेंटिक वेब का जो है वो टोटल इंट्रोडक्शन था, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो किस तरह वर्क करती है और वो क्या चीज़ होती है। आपको हो ना होगी सिमेंटिक वेब की, इसके लिए आपको XML भी आनी चाहिए, इसके लिए आपको MySQL भी आनी चाहिए। MySQL आएगी तो आप जो है वो स्पार्कल जो है वो कर सकेंगे। ओंटोलॉजीज बनानी आनी चाहिए। मतलब ये थोड़ी सी एडवांस है और अब जा रहे हैं लोग सिमेंटिक वेब पे, सीख रहे हैं उसको। नेक्स्ट क्लास अगर हम आए तो वेब सर्विसेज जो है हम इसको पढ़ भी चुके हैं अपने एक टॉपिक में, बेसिक ऑपरेटर्स में जो है बेसिक ऑपरेटर्स की जो मैंने आपको फंक्शनैलिटीज़ बताई थी वो किस तरह जो है वो मैसेज को ट्रांसफ़र करता है। आई होप कि पढ़ चुके हैं। वैसे मैंने आपकी एक ही स्टूडेंट ग्रुप में मैसेज किया था तो आपकी एक स्टूडेंट ने बताया कि अभी तक हमने कवर नहीं किया। दैट्स वाई मैंने कहा चलो आपको अगर नहीं हुआ कवर तो हम थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। सो वेब सर्विसेज क्या होता है, नाम से जैसे क्लास आपको पता चल रहा है कि वेब के थ्रू कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ठीक है, जो कि इंटरनेट पे जो है हम जिसको हम इंटरनेट के थ्रू किसी भी अम्यूनिटी को किसी फैसिलिटी को प्रोवाइड कर सकें, सही है। इसमें जो है एप्लीकेशंस काउंट होती हैं, सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेजेस, इसमें जो है जो ये चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं।
अगर मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो जैसे अगर मैं प्लेन में जाऊँ, यानी मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाऊँ, मतलब मैं स्पेन चला जाऊँ या मैं ऑस्ट्रेलिया चला जाऊँ, तो मैं उधर की लैंग्वेज नहीं बोल सकता, तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रांसलेटर जो है वो, या एक एप्लीकेशन भी आजकल आई हुई है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, एक ट्रांसलेटर रख लूँगा, तो मेरे और जो है वो उसके स्पेनिश पीपल के दरमियान क्या होगा, एक ट्रांसलेटर होगा जो मेरा मैसेज पकड़ेगा, अपने पास रखेगा, उसको कन्वर्ट करेगा किस में, स्पेनिश में कन्वर्ट करके स्पेनिश पीपल को बताएगा। ठीक है। सो इसी तरह ही वेब सर्विसेज काम करती हैं कि क्लाइंट से लेती हैं डाटा, क्लाइंट की लैंग्वेज को देखती हैं कि ये कौन सी लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है और चाहता क्या है, फिर जाती हैं सर्वर साइड पे और वहाँ पे देखती हैं कौन सी लैंग्वेज पड़ी हुई है, उस जो इन्फॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं, उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद उससे जवाब लेती हैं, जो इन्फॉर्मेशन उसने देनी हो या जो वो इस समझता हो कि इसको देने वाली है, वो उससे इन्फॉर्मेशन लेता है। लेने के बाद क्या आता है, अपनी जगह पे आता है, उससे फिर क्या करता है, डाटा जो है वो दूसरी साइड पे देता है, क्लाइंट साइड पे। एग्जाम्पल इसकी एक और मैं आपको बता दूं, बहुत फेमस लोग बहुत ज़्यादा देते हैं एग्जाम्पल इसकी, टीचर्स भी अक्सर। जैसे हम किसी जो है वो होटल पे जो है वो डिनर करने जाएं, ठीक है, ये हम हैं, ठीक है, और ये किचन है, सही है। तो अब किचन में खाना बन रहा है, अब हम इधर टेबल पे बैठे हैं, तो थोड़ी देर बाद जो है हमें जो है वो बताया जाता है कि आपने क्या क्या खाना है, हम बताते हैं ये खाना है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, खाना जो है वो किचन से आपके टेबल पे आ जाता है। सो इन दोनों बंदों के दरमियान ये खाना लेके जाने वाला, ऑर्डर लेके जाने वाला, ऑर्डर लेके आने वाला कौन होता है, वेटर होता है। ठीक है। तो वेटर क्या है, वेटर हमारा समझे वेब सर्विसेज है जो हमारा पैगाम लेकर जाती हैं इसके पास। अब देखें फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा हुआ है जी मैंने चाउमन्स खाने हैं, या मैंने जो है वो मैक्रोनीज खानी है, या मैंने वाइट पास्ता खाना है। सो ये बंदा आपकी लैंग्वेज को समझ जाएगा कि इसने वाइट पास्ता खाना है। अब फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ कि इधर बैठा हुआ है कोई इटालियन बंदा, वो जो है वो नहीं जानता कि इसने जो है, इस बंदे ने इसको वाइट पास्ता कहा है, और ये नहीं जानता कि वाइट पास्ता क्या होता है, और इस बंदे ने इसको आके बताना है अपनी ज़ुबान में, इस जो इटालियन बंदे की ज़ुबान में कि ये चीज़ बना दो। देन उसको पता चलेगा कि वाइट पास्ता जो है मैंने बनाना है। ठीक है। होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी। सो ये क्लाइंट साइड होती है, ये सर्वर साइड होती है, ये वेब सर्विसेज होती है। वेब सर्विसेज क्या है, क्लाइंट से जो सवाल लेती हैं अपने ज़ुबान में, जो क्लाइंट उसे कहना चाह रहा है उसको कन्वर्ट करती हैं किस ज़ुबान में, अगले बंदे की ज़ुबान में, सर्वर साइड पे। तो सर्वर साइड पे कन्वर्ट करने के बाद सर्वर साइड पे जाती हैं, उससे आंसर लेती हैं, आंसर लेके वापस आती हैं, वापस आने के बाद क्या होता है, क्लाइंट की लैंग्वेज में कन्वर्ट करती हैं और वापस क्या करती हैं, क्लाइंट को प्रोवाइड करती हैं सर्विसेज। सही है। तो ये क्या है, ये वेब सर्विसेज है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और आपको एग्जांपल दे दूं, तो हम जो है क्या करते हैं, PIA की एक टिकट जो है वो PIA की वेबसाइट या किसी भी टूर वाली वेबसाइट पे जाते हैं, और मैं कहता हूँ कि जो है वो मुझे आज की फ़्लाइट शो करवाओ। ठीक है। मतलब मैं लिखता हूँ कि मैंने जो है ना वो लाहौर से सांबा जाना है, तो इतना ही मैं लिखता हूँ तो मुझे वो नीचे 10 फ़्लाइट शो करवा देती हैं। ये फ़्लाइट मेरी है जी शाहीन की, ये मेरी है PIA की, ये मेरी है जो एमिरेट्स की, ये मेरी ब्लू एयर की, मतलब जितनी, ये कतर की, ये जितनी भी कंपनीज हैं उनकी फ़्लाइट्स जो है वो शो करवा देती। तो हाउ इट विल बी पॉसिबल। देखें कतर की अलहदा जो है वो वेबसाइट है, जो ब्लू एयर की अलहदा है, शाहीन की अलहदा है, ठीक है, एमिरेट्स की अलहदा है, PIA की अलहदा है। सो ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जो वेबसाइट है, जो कोई कंपनी है, वो अपना पूरा डाटा आपको शो करवा रही है। ठीक है। तो इस बात को समझना, यही वेब सर्विसेज है। ठीक है। तो ये क्या होती है, इसमें क्या जो पॉसिबिलिटी बनती है मैं आपको बताऊं कि ये जो है बंदे ने रिक्वेस्ट की, ये रिक्वेस्ट लेके जाती है इस एप्लीकेशन के पास, डेटाबेस पड़ी हुई है एप्लीकेशन के पीछे। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने याद रखनी है बात, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटाबेस कभी भी शो नहीं करवाती। वो अपनी डेटाबेस की एक्सेस देती है अपनी एप्लीकेशन को, और एप्लीकेशन उतना ही इससे लेकर आती है जितनी कि इसको क्या ज़रूरत होती है। सही है।
तो ये क्या करती है, रिक्वेस्ट लेके जाती है कि भाई 8 से 8 वाली फ्लाइट शो करवाओ, टाइमिंग उसकी, उसका नंबर, उसका जो है वो सारा बायोडाटा शो करवाओ। तो ये PIA से जो PIA की डेटाबेस से वो क्या लेती है, 5 से 8 वाला ही फ़कत डाटा लेती है और लेके इसे दे देती है, ये लो भाई ये डाटा पड़ा हुआ। इसी तरह ये शाहीन के पास आती है, इसी तरह ये क्या आती है कतर के पास, एमिरेट्स के पास, ब्लू एयर के पास। तो सारी जो है वो एप्लीकेशंस के पास, डेटाबेस के पास नहीं, एप्लीकेशन के पास जाती हैं और उसकी एप्लीकेशन उसकी डेटाबेस से डाटा लेती है, वापस एप्लीकेशन को मिलता है, एप्लीकेशन वापस देती है किसको, इस पेज पे अपना डाटा शो करवाती है कि ये डाटा पड़ा हो। इससे क्या होता है, इससे तो एक तो ये फ़ायदा है कि उनकी कोई टिकट्स वगैरह सेल होंगी, दूसरा ये फ़ायदा आपको अलग अलग 10 वेबसाइट्स में नहीं जाना पड़ता, तीसरा ये फ़ायदा है कि सारी वेबसाइट्स आपस में लिंक हैं, आपको सारे की टाइमिंग और सारे के स्केड्यूल के बारे में पता चल जाता है। तो उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की होती हैं, लिंक करवाया होता है आपस में थ्रू क्या जो सर्विसेज, वेब सर्विसेज, ठीक है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा मैकेनिज्म जो कोई भी दो एप्लीकेशन पर लिंक होता है या उसको लिंक करवाता है, ठीक है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए ऐसा मैकेनिज्म जो कोई भी दो एप्लीकेशन को लिंक करता है या करवाता है रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, गॉट इट। तो इसको कहते हैं वेब सर्विसेज। होप सो कि आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग होगी। थ्योरी यार आप खुद ही पढ़ लेना, थ्योरी से जान जाती है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसकी दो टाइप होती हैं, SOAP जो इसे SOAP भी कहते हैं, SOAP वेब सर्विसेज और रेस्ट वेब सर्विसेज। सो SOAP सर्विसेज क्या होती हैं? SOAP इज डिफाइंड एज सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? प्रोटोकॉल है, ये बात आपने याद रखनी है। ये क्या है? प्रोटोकॉल है। अच्छा, तो ये क्या काम करता है? ये XML जो है बेस है, ठीक है। इट इज XML बेस एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग द वेब। सो वेब को एक्सेस करने के लिए ये XML की इसको ज़रूरत होती है। ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, इससे जो एडवांस फॉर्म है रेस्ट की वो थोड़ी सी इससे क्या है एडवांस है। ये XML बेस है जो है प्रोटोकॉल है ताकि हम वेब की सर्विसेज को एक्सेस कर सके। दूसरा ये W3C के थ्रू, W3 स्कूल के थ्रू जो है वो क्या है, W3C के थ्रू जो है ये क्या कर रहा है, एक तरह से ना रिकमेंडेड है, उनकी तरफ से इसे परमिशन है कि ये फॉर कम्युनिकेशन आप यूज़ कर सकते हैं। एक प्रोटोकॉल है, इसको जो है वो हम सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल कहते हैं। और क्या होता है? SOAP इज आल्सो यूज WSDL वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डॉक्यूमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट अ वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन मॉडल। तो ये WSDL यूज़ करता है, XML भी यूज़ कर रहा है, WSDL यूज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, चूँकि ये रिसोर्स ज़्यादा यूज़ कर रहा है इसलिए इसकी बैंडविड्थ भी ज़्यादा ये काउंट करता है। जितना बड़ा और भारी होगा जो एल्गोरिदम या जो प्रोटोकॉल वो उतनी ही ज़्यादा बैंडविड्थ और जो वो रिसोर्स लेता है उतनी ही ज़्यादा बैंडविड्थ वो लेता है, मतलब इतना ज़्यादा आपको हैवी इंटरनेट चाहिए उसके लिए, ठीक है। दिस डिस्क्राइब हाउ SOAP रिक्वेस्ट क्लाइंट साइड एंड रिस्पॉन्स सर्वर साइड मस्ट अपीयर, ठीक है। एडिशनली SOAP वेब सर्विसेज हैव स्टैंडर्ड फॉर सिक्योरिटी एंड एड्रेसिंग। तो इसमें इसकी अपनी सिक्योरिटी होती है, उसे WS सिक्योरिटी कहते हैं। वेब सर्विसेज सिक्योरिटी इसकी अपनी होती है। आगे जब इसके बेनिफिट हम पढ़ेंगे देन उसमें जो है वो क्लियर हो जाएगा। प्रोज एंड कॉन्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं? WS सिक्योरिटी वही मैंने अभी बताया। इसकी लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। क्या मतलब है लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? इसी एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल ये जो है वो जावा पे काम कर रही है, ये जो है PIA की वेबसाइट जो जावा पे बनी हुई है, ये जो है वो स्विफ्ट पे बनी हुई है, ठीक है। ये जो है वो हम कह लें C# पे बनी हुई है, ये C++ पे बनी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ। ये HTML पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये क्या है, अब मैंने तो इधर सर्च किया है तो इसने सब कुछ ही शो करवा दिया है, ठीक है। तो इस पे जो प्रोटोकॉल इसको लेके जा रहा है और वापस लेके आ रहा है वो क्या है? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है।
वो खुद ही उसको डील करता है, उस पे उसको किसी लैंग्वेज की या किसी प्लेटफॉर्म की जो ज़रूरत नहीं है। चाहे वो जावा का हो वो फिर भी आपको रिजल्ट शो करवाएगा, चाहे वो क्या हो HTML का हो, C# का हो, जो पाइथन का हो, किसी का भी कोड हो वो आपको क्या करेगा, रिजल्ट शो करवाएगा। सो इसको कहते हैं लैंग्वेज इंडिपेंडेंट एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मर्जी हो, iOS हो, विंडोज़ हो, लिनक्स हो, यूनिक्स हो, यूबेंटो हो, किसी भी तरह का जो है वो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, इट विल अपेयर योर रिजल्ट्स डेफिनेटली। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस ये हैं कि स्लो है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है इसलिए स्लो है। बैंडविड्थ कंज्यूमिंग है, जितने ज़्यादा रिसोर्स होंगे उतनी बैंडविड्थ ज़्यादा लग देगी। और डिपेंडेंट ऑन WSDL है, ठीक है, वेब सर्विसेज डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं रेस्ट। रेस्ट की फुल फॉर्म है रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफ़र। तो ये एक आर्किटेक्चरल जो स्टाइल है, ये प्रोटोकॉल नहीं है। जैसे डाटा फॉर्मेट है ये एक तरह का, ठीक है। सो इसको जो है हम ये नहीं कह सकते कि ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं है तो ये अलाउ करता है कि आप अलग अलग फॉर्मेट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जो है वो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, जेसन और एजेक्स वो भी डाटा फॉर्मेट ही है ना, तो उनको भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो ये भी जो है वो वेब सर्विसेज में यूज़ होते हैं। अगर बहुत डीप में आपने जाकर पढ़ना हो तो इनकी आगे टाइप्स भी हैं और भी इसमें प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। जो मेन दो टाइप हैं वो SOAP है और ये जो है रेस्ट है, मेन दो टाइप। अगर डेप्थ में चल रहे तो बहुत सारी वेब जो इसमें जो है वो प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। सो हमारा जो है मकसद वो आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर देना है ताकि आपको इनको समझने में आसानी हो जाए। आगे अगर मज़ीद इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में तो फिर हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। सो एडवांटेजेस क्या है? फास्ट है, लेस बैंडविड्थ है रिसोर्स है, क्योंकि रिसोर्स तो कोई यूज़ नहीं हो रहे। प्लेटफॉर्म लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। परमिट्स डिफरेंट डाटा फॉर्मेट, तो मैंने आपको बता दिया जेसन और एजेक्स जैसे मर्जी फॉर्मेट हो, क्योंकि इसमें जो ये प्रोटोकॉल नहीं है इसलिए क्या करता है कोई भी डाटा फॉर्मेट यूज़ कर सकता है। सो दिस वाज योर लेक्चर क्लास, होप सो you can understand and you will understand, I hope. So if you have any query regarding this lecture, you can contact with me without any hesitation, without any restriction, anytime, anywhere class. So thank you very much class. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.